ऐलान न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मोहसिन खान साहब। मोहसिन खान, आपका ऐलान न्यूज लाइव में स्वागत है। मोहसिन खान साहब ये एक समाज सेवक हैं, मुस्लिम विकास परिषद नाम की संगठन भी चलाते हैं और शायद बहुत सारे लोग जानते हैं कि वहीदा भाभी एक बहुत पहले से एक मुस्लिम आरक्षण का एक इशू लेकर चली थी और ये आज उस पर भी काम कर रहे हैं। ये उनके पुराने साथियों में से हैं। मोहसिन साहब, आपको हमने जो बुलाया है यहाँ पे आज, हमारे पास जो सबसे अहम चीजें हैं, लातूर की जिसे शान कहा जाता है, लातूर का एक मार्केट है जिसे हम गोलाई भी कहते हैं। उस गोलाई के सिलसिले में वहां पे जो गाड़े वाले या हॉकर्स हैं, हाल ही में सारे गाड़े वालों को वहां से उठा दिया गया है। यूं समझ लिए कम से कम 1000 के आसपास गाड़े यानी हॉकर्स, जिन्हें हम ठेले कहते हैं, ऐसे ठेलों के ऊपर लातूर के इस गोलाई मार्केट के अंदर एक बाजार भरा हुआ रहता था, जो इस वक्त बिल्कुल सुना सुना है। और मोहसिन खान साहब इन गाड़े वाले, इन हॉकर्स वालों के साथ या इनके आंदोलन के लिए हमेशा पेश नजर आते हैं। इन्होंने हाल ही में तकरीबन 2 या 3 दफा इन गाड़े वाले या हॉकर्स के लिए आंदोलन किए हैं, इसीलिए हमने इनको यहाँ बुलाया है और आज इसी सिलसिले में इनसे बात करेंगे। मोहसिन खान साहब, अभी जो आपने आंदोलन किया, ये गाड़े वालों के साथ आपका क्या रिश्ता है? आपकी कोई संगठन है? आपका तो मुस्लिम विकास परिषद संगठन है, तो गाड़े वालों से इसका कोई ताल्लुक हमें कहीं नजर नहीं आता है। पहली बात तो मैं हाफिज मैनुद्दीन साहब का शुक्रगुजार हूँ। और एक दौर था जब ऐलान को हम लोग अपना समझते थे और आज भी समझते हैं, लेकिन अखबार की हम प्रतीक्षा किया करते थे कि इस बार हाफिज मैनुद्दीन साहब ने क्या लिखा है, क्या नहीं। उसके बाद कई अखबार आए, लेकिन उस चीज़ को बरकरार रखते हुए आज डिजिटल दुनिया में उन्होंने अपना प्रवेश किया है। मैं इसलिए उनका अभिनंदन करता हूँ, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। अब रही बात आपके सवाल के जवाब की, हाफिज मैनुद्दीन साहब, जब हम लोग सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि जिस चीज़ के लिए हम जद्दोजहद करते हैं या जिसके लिए हम मूवमेंट चलाते हैं, वो लोग कौन है। असल मेरे गाड़े वालों का, हॉकर्स वालों का रिश्ता कुछ ऐसा नया नहीं है, ये पुराना रिश्ता है। और रिश्ता यानी मेरा कोई हॉकर्स का कोई लेना देना नहीं है, गाड़े नहीं है। मैं मुस्लिम आरक्षण, शिक्षण संरक्षण इस विषय पर राज्यव्यापी आंदोलन चलाने वाला मुझसे हूँ। लेकिन गोलाई जो छोटे मोटे व्यवसायी हैं, छोटे मोटे कारोबारी हैं, जो अपनी छोटी पूंजी के अंदर अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। और वही चीज हमने देखा था कि हर बार कभी कोई आता है, सत्ता बदल होते हैं, सरकारें बदलती हैं और उन्हें फिर दरकिनार किया जाता है। मैं बोला ना, गाड़े वालों का संबंध ये है कि गाड़े वाले किसी भी सुनसान जगह पे अगर गाड़ा खड़ा करते हैं, सुनसान जगह पर, किसी चौराहे पर, सुनसान चौराहे, आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ जाता है। वो चौराहे पे फिर बड़े बड़े मालदार लोग अपने मॉल बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और बड़े बड़े माल बनने के बाद में ये हॉकर्स वाले टाट में पेवन की तरह नजर आते हैं, फिर इन्हें खदेड़ दिया जाता है। और ऐसा ही लातूर शहर में पिछले कई दिनों में हुआ था और कई बार होता है। तो मेरी इनके साथ की जो अटैचमेंट है, उसका कारण ये है कि ये रोजी रोटी के लिए जीते हैं, ये अपने पेट के लिए जीते हैं। और रोजी रोटी जीने वाले के लिए काम करना मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह इसमें जाने। नहीं, कुछ लोगों का ये भी शिकायत है कि आपको गाड़े वालों के पास से कुछ हफ्ते के बतौर कुछ दिया जाता है या आप उनसे कुछ पैसे वगैरह लेते हो और उसके लिए आप काम करते हैं। इस तरह की भी आपके बारे में शिकायत लोग करते हैं या ऐसा गुमान लोगों का है आपके बारे में? लोगों का गुमान हो सकता है, लेकिन मैं हक और हलाल की कमाई खाने वाला हूँ। मुझे अच्छा याद है कि जब भी ये हॉकर्स वालों की बात होती है तब इनका कोई सानी नहीं है, क्योंकि आप ऑटो यूनियन को देखेंगे, आप वाहतूक जो है उसको देखेंगे, अलग अलग तरीके के संगठन है, लेकिन इनके लिए कोई संगठन नहीं है। और इसमें काम करने वाले लोग ज्यादातर मुझे लगता है अतार है, बागवान है, मनियार है, मतलब छोटे तबके के लोग हैं, आदिवासी हैं। मैंने तो यहाँ तक के देखा कि गोलाई में आदिवासी, जैन है, ब्राह्मण है, मराठा है, दलित है और मुस्लिम है, लेकिन ये काम करते हैं। लेकिन जो आरोप जो बता रहे हैं आपको कुछ मिलता है, यकीनन मिलता है। मैं गोले में आने के बाद मेरा हक का जो कार्यकर्ता हमारा शाहदुल मुर्गी है, उससे चाय मात्र में पी करके जाता हूँ, यही मेरी। और ये बोलने वाले लोग बोल सकते हैं, लेकिन जिनके लिए मैं लड़ता हूँ, जिनके लिए मैं काम करता हूँ, उनमें से अगर कोई भी बोल दे कि मोहसिन खान
इनके चाय में भी शर्मिंदा है, तो यकीन मानो उस दिन से मैं सामाजिक क्षेत्र और लातों का बायकॉट करके बाहर हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी जो गोलाई के लोगों को उठाया गया है, तो महानगर पालिका ने 2023 में हाई कोर्ट के एक जजमेंट को यानी एक फैसले के ऊपर ये उठाने का निर्णय लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। तो आपने तो इसकी काफी स्टडी की होगी, आपको पता होगा इस मामले में। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जब 2023 में ये फैसला या निर्णय आया था, तो इसको उठाने की जरूरत आज इलेक्शन होने के फौरन बाद क्यों पेश है? ये पहली बार नहीं हुआ कि गोलाई के जितने हॉकर्स हैं, पथ विक्रेता हैं, इन्हें उठाने की साजिश आज की नहीं है, कई वर्षों से होता है। क्योंकि गोलाई का सुशोभीकरण के नाम पर कई करोड़ों का जो गबन हुआ, वो कोई पूछने की हिम्मत नहीं, वो ताकत नहीं रखता, वो नहीं हुआ। सुशोभीकरण के नाम पे सब चीज उठाई गई, कुछ हद तक की गोलाई का सुशोभीकरण हुआ, लेकिन सुशोभीकरण करने के बाद बहुत से लोगों को लगता था कि यहाँ जैसा गुजरात की एक ऐड होती है अमिताभ बच्चन की, गुजरात आओ तो सही, से देखो तो सही, वैसा कुछ लोगों का एक मोटिव था। लेकिन यहाँ पे जो छोटे मोटे व्यवसायिक हैं, जो काम करने वाले पथ विक्रेता हैं, ये इन्हें टाट में पेवन नजर आने लगे, मतलब पेवन की तरह दिखते हैं, इन्हें चुभने लगते हैं। अरे गोलाई है, बाजार पेट है, स्वतंत्रता काल से आज तक की ये गोलाई में कारोबार करने वाले लोग आपको मौजूद मिलेंगे। ऐसी गोलाई को खत्म करने वाले आप कारोबार कहाँ करोगे? कब्रिस्तान में या कहीं लातूर शहर के बाहर, जहां मुख्य बाजार पेट होती है, मतलब जहां पे कारोबार होते हैं, ऐसे जगह पर ही कारोबार होंगे। कोरोना काल में गोलाई में दुकानों को परमिशन मिली थी कुछ हद तक, लेकिन ये हॉकर्स वालों को परमिशन नहीं मिली थी। गोलाई एक शमशान की जैसी नजर आती थी। बड़े बड़े व्यापारी जो गोलाई में कारोबार करने वाले हैं, उनके दुकान चलने मुश्किल थे, और उस दौरान भी हमने आंदोलन किया, और हमें उस दौरान भी हम पर गुने दाखिल हुए, तो हाथ काले करके पीले करके हमें डिटेन करके रखा गया। इस तरीके की चीजें हुई है। तो हमारा मानना है कि गोलाई जैसा हाईकोर्ट का जो बता रहे हैं, हाईकोर्ट का मानते हैं, हाईकोर्ट का आदेश सर्वोपरि है, उसे मानना ही चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने ये मेंशन किया हुआ है कि इनका पुनर्वसन किया जाए। हमने इनका पुनर्वसन कहाँ किया? मैं तो ये कहूंगा कि हाईकोर्ट की तक दिशाभूल, मतलब गुमराह करने का काम ये महापालिका ने किया है। इन्होंने इसके अंदर ये मेंशन किया कि इन्हें क्या बोलते हैं उसको, स्थलांतरित, मतलब जो जगह पुनर्वसन के लिए जो जगह बताई गई थी, कौन से कागज पे है उस रोड पे जगह, ये तो मैं हमको बताओ। वो बता करके ये खाली करने का काम किया, जबकि हाईकोर्ट कहता है कि पहले पुनर्वसन हो, बाद में इनका ये कर। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत, एक हिटलरी जिसको बोलते हैं ना, मानसिकता के तहत ये गोलाई को खत्म करने का काम, यहाँ के व्यापार को खत्म करने का काम यहाँ का महापालिका का प्रशासन करता है। अच्छा, जिस तरह ऑटो वालों की संगठन है, ट्रक वालों की संगठनाएं हैं, हर एक कारोबार वालों की अपनी कोई ना कोई संगठना होती है, और वो संगठन के लोग होते हैं। फिर ये जब 1000 के आसपास लातूर में या सिर्फ गोलाई में ये गाड़े वाले या ठेले वाले हैं, तो इनकी कोई संगठन नहीं है क्या, जो आपको उनका प्रतिनिधित्व करना पड़ रहा है? देखिए, मैं संगठन में उन माजूर लोगों के लिए, मैं बोला ना, मुस्लिम आरक्षण, शिक्षण संरक्षण, माजूर, परेशान ऐसे लोगों के लिए काम करना। अब ये भी लोग उसमें से, और ये संगठन शिव शाहू, फुले अम्बेडकर, शहीद टीपू सुल्तान, मौलाना आजाद, इनके विचारों पर निर्भर करने वाला संगठन और गरीबों के लिए काम करना। मेरे लिए प्लेटफॉर्म या संगठन का कोई चेहरा मायने नहीं रखता है। जो जरूरत है, जिस व्यक्ति की जो जरूरत है, उस जरूरत के तहत काम करने वाला संगठन है। हॉकर्स के लिए, पथ विक्रेताओं के लिए संगठन होना जरूरी है, ऐसे बहुत से संगठन है, लेकिन प्रशासन के, महापालिका के प्रशासन के वो हस्तक बनकर बैठे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं, वो समितियों पे बैठे हैं। समिति का काम अलग है और वो काम अलग कर रहे हैं, इसलिए इनका कोई सानी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मुस्लिम स्वाभिमानी मुस्लिम विकास परिषद के तहत हम लोग एक आंदोलन चला रहे हैं, मूवमेंट चला। ठीक है, आप गाड़ी वालों का पुनर्वसन करना चाह रहे हैं, गाड़ी वालों के साथ खड़े रहते हैं और उनकी परेशानियों में साथ देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी आपने ये भी देखा कि ये परेशानी क्यों आ रही है? क्या गाड़ी वालों की इसमें कोई वो मुलविस नहीं है? इस आज जो वातावरण निर्माण हुआ है, उन्हें वहां से उठाने का जो हालात यहाँ पे बने हैं, ये हालात के जिम्मेदार क्या वो खुद नहीं? देखिए, एक सीधी सी बात है, गोलाई एक फुगे के अंदर आप कितनी हवा भरोगे? एक लिमिट होता है, एक दायरा होता है। अभी गोलाई में ऐसा होगा कि गोलाई में पहले कारोबार करने वालों की संख्या कम थी,
चलता था, ट्रैफिक का मसला नहीं था, आवाजाही का मसला नहीं था। लेकिन संख्या बढ़ रही है, बेरोजगार, सरकार तो बोल रहे हैं जीडीपी घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अब इनके कारण ये सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है। अब सीधी सी बात है, वो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं उतना ये तो नहीं हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मुझे अगर प्रशासन डिटेन करके घर में रखता है, मतलब नजर कैद इसको बोलते हैं, अगर उस तरीके से रखेगा तो मेरी हिम्मत नहीं होगी बाहर जाने की। प्रशासन अपना काम करेगा, ठीक है ना। तो प्रशासन ने इससे पहले भी इन लोगों को नोटिस दी या कुछ कहा हो? किसी तरह की कोई नोटिस इन हॉकर्स वालों को, पथ विक्रेताओं को दिए नहीं गए हैं, किसी भी प्रकार की इन्होंने ये नहीं किए हैं। जैसा बोलते हैं ना, एक अलग तरीके का निजाम, अलग तरह का प्रशासन फिलहाल महानगर पालिका में देखने को मिलता है। मुझे अच्छा याद है, लातूर शहर में जो स्लम एरियाज है, आदम नगर है, भैया कॉलोनी है, इन बस्तियों के आंदोलन के दौरान मैं आयुक्त को तब मिला था जब ये ज्वाइन की थी। उसके बाद मुझे अभी ये काले नजर आते हैं, गोरे नजर आते हैं, कैसे नजर आते हैं मुझे मालूम है। और ये जिन जिन लोगों के लिए मिलते हैं, मुझे लगता है कि ये सब टक्केदारी, जितने भी जो टेंडर वेंडर वाले लोग हैं, इनके लिए मिलते हैं। जनता के लिए इनके पास कोई वक्त नहीं, किसी तरीके का कोई इनके पास ये नहीं। तो इनकी जो ये है वो कौन पूरी करेगा? नहीं, लेकिन दूसरी बात, जो लोगों की शिकायतें होती हैं गोलाई में कि ये जो गाड़ी वाले हॉकर्स वाले हैं, नहीं, ये रोड के बीच में ठहरते हैं। नहीं, इसमें क्या होता है, मुझे क्या लगता है कि जब आपको जब इतनी समस्या, हम क्या बोल रहे हैं कि समस्या का समाधान ढूंढिए, समस्या खत्म ना कीजिए, समस्या का समाधान ढूंढिए। समाधान ये होता है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। आप रोजगार देने वाली बात कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री फडणवीस साहब ने कितना तो बाहर से, विदेश से कुछ फंड लाके रोजगार देने की बड़ी बात की। अरे अगर इस देश में, शहर में, राज्य में अगर तुम चाहो तो रोजगार का अंबर लग सकता है। आपकी मानसिकता होनी चाहिए। आप यहाँ पे रोजगार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन रोजगार की आड़ में तुम यहाँ का रोजगार उठाने का काम कर रहे हैं। अब रही इनकी इसकी बात बोल रहे हैं कि ये थोड़ी तकलीफ वाली बात है, मानता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप अच्छी तरीके से चलाओगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा पार्ट बनते हैं, जैसे लोगों के समन्वय बना करके, व्यापारियों से समन्वय बना करके, अगर इन्हें अच्छा ऑप्शन बना करके आप देते हो तो लोग काम करेंगे। नहीं, आप जब उनकी तकलीफ के लिए आप लड़ रहे हैं तो उनकी गलतियों के लिए भी आपको उनसे लड़ना चाहिए। नहीं, ये बात सही है। एक मिनट, आपको आज का एक वीडियो दिखाता हूं मैं। ये वीडियो देखिए, जबकि गोलाई में से इन लोगों को उठा दिया गया, ठीक है। उठाने के बाद भी गाड़ी कहाँ खड़े, जरा देखिए आप इसको, एक क्लिप देखिए वीडियो का। जी 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 जी, बिल्कुल बीच सड़क के ऊपर, बीच रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी है। ये देखिए, रास्ता इधर से भी बाकी है, गाड़ा कहाँ खड़ा हुआ है। ये कहाँ का है तुम्हारा? ये इसी रोड का है, गोलाई के सामने वाले, गोलाई से लेके अन्ना भाव साठे चौक तो इनका जो रोड है, ये रोड पे इनमें एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए। इन्हें एक अच्छी तरीके से आप अगर ये प्रशासन में, मैं वही बोल रहा हूँ, हमारी लड़ाई वही है। हम वही बोल रहे हैं कि प्रशासन ने इन्हें वो लाइसेंस अप्रूव करा, इनके लिए लाइसेंस मुहैया करा। लाइसेंस किसी के पास होगा तो किसी की हिम्मत होगी क्या वहां पे व्यापार करने की? नहीं होगी। आप लाइसेंस अप्रूव नहीं करते, आप उन्हें एक क्या बोलते उसको, जगह मुहैया करा के नहीं देते, आप उनको उनकी तकलीफों को नहीं समझते, तो ये कैसा होगा? इसी तरीके का चलेगा ना निजाम, और कैसे चलेगा? अगर मैं सादा आदमी, मुझे रोजगार की जरूरत, मुझे आज पेट की पड़ेगी, मैं कहीं पे भी अपना माल बेच करके अपने जिंदगी की गुजर बसर करूंगा। अगर मुझे अच्छी तरीके से लाइसेंस अप्रूव करा करके अगर लाइसेंस देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं आपकी जगह ये है, यहाँ से क्यों लेंगे? आप हमारा झगड़ा, हमारा आंदोलन, हमारा जो चल रहा है अभी का विषय, इस विषय का कहना ये है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन बना करके दो, आप तरीका लगा करके दो, इन्हें लाइसेंस अप्रूव करा के दो, इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं, इनसे टैक्स लेकर के इन्हें जगह अप्रूव करा कर दो। ये नहीं हुआ, वो इधर से उधर फिरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? और रोजी रोटी क्या इस काम के लिए, क्या इसके लिए जिम्मेदार उतने ही शहर के स्थानिक जो आमदार हैं वो भी हैं? देखिए, मैं नहीं क्या सिर्फ महानगर पालिका ही जिम्मेदार है इसकी? नहीं, महानगर, ये जिम्मेदारी है देखिए सबकी। लातूर शहर बनाने का काम यहाँ के नेताओं ने किया है, यहाँ के सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने किया है, यहाँ के पत्रकारों ने किया है, सभी का इसमें योगदान पड़ा रहा है। और इतना अच्छा लातूर, इतने अच्छे लातूर
की जो आर्थिक व्यवस्था है या शालीनता वाली व्यवस्था है, इसे डिस्टर्ब करने का काम। और मैं बोला ना, लातूर की सभी चीज़ों को एक अच्छा ये एडमिनिस्ट्रेशन बनाने का काम अधिकारियों का होता है, लेकिन ये कई वर्षों से यहाँ पे कोई अधिकारी सही ढंग से न मिलने की वजह से ये बाकी चीज़ें देखने को मिलती है। अच्छा, अभी सुनने में आया है कि आज या कल के ही किसी न्यूज़पेपर के अंदर कि महानगर पालिका की तरफ से एक इश्तिहार विज्ञापन भी आया है टेंडर के सिलसिले में। ये जो हॉकर्स हैं या गाड़े वाले हैं, इनके सिलसिले में कोई टेंडर के बारे में कुछ आया है? आज मैंने एक अखबार में देखा है, एक टेंडर महानगर पालिका ने इशू की है, वो है हॉकर्स के ताल्लुक से। मुझे समझा, मैं ही खुद अचरज में हूँ, इसलिए हूँ कि उन्हें गाड़े साफ करके भी इतना टेंडर है। 1,39,00,000 का टेंडर है सालाना। कहाँ से भरेंगे, किधर से भरेंगे? एक तरफ तो रेलगाड़ी बना करके पूरे गाड़े उठा के लेके जा रहे हैं, गाड़े वालों से। टेंडर जो भरेगा वो पैसा कहाँ से देगा? तो वही अब वो नगर पालिका के हिटलर को मालूम या फिर और किसी को मालूम हो सकता है, उन्होंने किस तरीके का गणित, किस तरीके के आंकड़े हाके हैं, किस तरीके के बनाए हैं। या हो सकता है कहीं से कुछ बजट हो, इसमें भी कुछ हो, इसमें भी कोई टक्केवारी का मामला हो, ऐसा हो सकता है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी है कि आप एक जमाने से मुस्लिम आरक्षण लेकर के पूरे महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी आपने इसके ऊपर काम किया है, या कहीं पे इसके आपने प्रोग्राम भी अरेंज किए हैं। हाल ही में पीछे भी इलेक्शन से कुछ दिन पहले भी आपने प्रोग्राम किया था। तो ये प्रोग्राम आपके अक्सर इलेक्शन से पहले ही होते हैं, बाद में आप साल के 5 साल तो आप नजर नहीं आते इन प्रोग्रामों को लेकर के, ये क्या वजह है? देखिए मेहरुद्दीन साहब, एक तरीके से आप बोल रहे हैं कि ये सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, अलग अलग आंदोलन में नजर आने वाले हैं। आप लिखा करके बताइए, इलेक्शन के पहले मैंने ऐसे कई प्रोग्राम, इलेक्शन नहीं, मैंने तकरीबन 5 साल काम करने वाले लोगों से, और मुझे नहीं लगता कि लातूर हो या महाराष्ट्र में, मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र के किसी भी जिले में मेरे इतने आंदोलन चलाने वाला, मेरे इतना प्रोग्राम लेने वाला, मेरे इतना फिरने वाला, मेरे जैसा जाने वाला, हर समस्या में घुसने वाला एक व्यक्ति महाराष्ट्र का बताए, एक व्यक्ति बताए। आपको लोग लेकिन आपका जो आरोप है कि चुनाव के पहले, सीधी सी बात है, चुनाव के पहले वो मराठी में कहावत है, नाक दाबलं तर तोंड उघड, मतलब नाक दबाएंगे तो मुंह खुलेगा। जाहिर सी बात है, मैं कोई राजनीतिक दल का मेंबर नहीं। मुझे लगता था कि चुनाव के पहले जिन लोगों को मुसलमानों के वोट फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, उनका जो मसला है, उनके जो मामले हैं, वो रखने का प्रयास अगर होता है तो क्या गुनाह है? तो कुछ हुआ इससे, कुछ फायदा हुआ आपको इससे? फायदा ये होता है कि जो अपने आप को जो सेकुलर कहने वाली पार्टियां हैं, धर्मनिरपेक्ष कहने वाली पार्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं तो सोचने पे आमदा होती है। लेकिन आपको मराठी में कहते हैं ना, मेरी मराठी बड़ी अच्छी है, लेकिन आपने मुझे पशुपेश में इसलिए डाल के रखा कि मुझे हिंदी में बोलना है। अगर मराठी होती ना तो मैं आपके ये जवाब भी बड़े फराटेदार दे सकता था। प्रॉब्लम ये है कि चुनाव के दौरान आप अगर किसी तरीके के इवेंट लोगे, कार्यक्रम लोगे, तो संबंधित जो अपने आप को सेकुलर मानते हैं, अपने बाप की मिल्कियत जिसको वोट बैंक समझते हैं, वो कम से कम उस बारे में सोचेगा तो सही, बात तो करेगा, चर्चा तो करेगा। लेकिन ये चर्चा नहीं होती, बात नहीं होती। आपके जो स्थानीय कामदार हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, क्या उन्होंने कभी आपका साथ दिया है मुस्लिम आरक्षण के सिलसिले में? देखिए, मैं एक आपके लिए बता दूं कि मैं कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे दोस्त हैं, कई ऐसे सरकार में बैठने उठने वाले लोग हैं, इनको मैं जानता हूँ। लेकिन आप ये जहन में उतार लें कि मैंने कभी भी एक छोटी सी तस्वीर भी उनके साथ देना या नहीं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ समझे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ के जो विधायक अमित देशमुख हैं, मराठा आरक्षण के लिए उनकी एक तस्वीर अखबारों में आई थी कि वो हाथ में बोर्ड लिए हुए बैठे थे आरक्षण के लिए। अच्छी बात है, मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए, हम भी उसकी तारीफ करते हैं और जरूरी है। तो उनके लिए तो यहाँ के जो विधायक हैं वो हाथ में एक बैनर लेकर के, बोर्ड लेकर के बैठे हुए नजर आते हैं उस तस्वीर में। लेकिन क्या इसी तरीके से उन्होंने कभी मुसलमानों के लिए बोर्ड उठाया, या आपके साथ कभी आए, या आपने उनसे कहा कभी चलने के लिए? मुझे अच्छा याद है कि पिछले दिनों में जब महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण के आंदोलन बड़ी तेजी से चल रहे थे, उस दौरान मैंने धरना आंदोलन का एक नियोजन बड़ा था मैंने,
उस वक्त आकर के वो बोर्ड तो लेकर के बैठे थे, लेकिन वहाँ पे बात किए नहीं किए वो मुझे नहीं मालूम। क्योंकि यहाँ तक कि मैं, क्योंकि विधायकों के ये सब चीज़ें देखते रहता हूँ। अभी मराठा आरक्षण के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण की बात और कमेटी रखने वाले उनके ही वालिद थे मरहूम विलासराव जी देशमुख, उन्होंने ही समिति गठित की, उन्होंने तो बात की थी। अब इन्होंने इसका इम्प्लीमेंट कितना किए हैं ये मुझसे बेहतर मुझे लगता है कि पत्रकार है, आपने ये सवाल का जवाब उनसे लेना चाहिए, मुझसे बेहतर जवाब वो दे सकते हैं। चलिए आखिर में एक सवाल कि अब गोलाई के जो गाड़े वाले हैं, असल उसी सवाल की तरफ मैं आ रहा हूँ, तो इनको दोबारा इनका पुनर्वसन करने के लिए या दोबारा इनको इनके कारोबार पे अच्छे ढंग से बिठाने के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं और यहाँ के प्रशासन को क्या करना चाहिए? देखिए, ना तो मैं विधायक हूँ, ना कलेक्टर हूँ, ना कोई अधिकारी हूँ, ना कुछ हूँ। मुझे जो संविधान ने अधिकार लड़ने के लिए दिया है वो संविधान के तहत ही मैं लड़ता हूँ। मैंने मुस्लिम आरक्षण के आंदोलन हो ये संविधान के दायरे में रख करके चला है, कानून के दायरे में रख करके चला है। और लातूर के सिर्फ यही सवाल का नहीं, ये गोलाई के सिर्फ हॉकर्स या पथ विक्रेताओं का मसला नहीं है, ये ऐसे कई मसलों पे मैंने लड़ाई लड़ी, वो भी संवैधानिक तरीके पे। मुझ पर कई गुनाह दाखिल भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। इसके लिए मैं कभी ना डरा हूँ ना डरूंगा। और मैंने ये कहा कि लोगों की जो पेट का मसला है, रोजगार का मसला है, इस रोजगार के मसले को संवैधानिक तरीके से हम लड़ने वाले हैं। और यही बाकी है हमारे पास। आयुक्त आज मैं बोला ना, हमने पीछे में जो आंदोलन लगाया उसमें हिटलर की फोटो लगाए थे। हिटलर की इसलिए लगाए थे क्योंकि हिटलरी कारोबार महानगर पालिका में जारी है। अगर महापालिका को इन लोगों की कुछ अधिकारी, देखिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अधिकारी लातूर में जो आने वाले थे, पहले जो अधिकारी रहते थे वो कम से कम लोगों के रोजमर्रा जिंदगी के जीने के जुगाड़ खड़े करने वाले रहते थे। लेकिन ये 5-10 सालों में, और खास करके मैं यहाँ के आयुक्त को बोलूंगा कि ये तो गोरगरीबों को मिलते भी नहीं, ये तो देखते भी नहीं। मैं बोला ना, इतने बड़े बड़े आंदोलन लातूर शहर में हम लोग कर रहे हैं, इन लोगों के लिए लड़ रहे हैं। अभी तो इन्होंने पूरे लातूर शहर का पूरा बीड़ा उठाया, अतिक्रमण के नाम पर बेरोजगारी का अंबार लगाने का कटकारस्थान ये लोग कर रहे हैं। हमें लगता है कि भाई आपको अगर लोगों की तकलीफ हो रही है, मुझे मालूम है, मैं वो खुल करके नहीं बोल रहा हूँ क्या तकलीफ है, वो तकलीफ अलग है। और कुछ लोगों के कहने पे ये हो रहा है, कुछ ऐसे संगठनाएं हैं जिनके बलबूते पे ये हो रहा है, जो संगठनाओं का ये सत्कार स्वीकारते हैं, सत्कार लेते हैं। सत्कार लेने के लिए इनके पास वक्त है, लेकिन गोर गरीब लोगों की गुहार सुनने के लिए इनके पास वक्त नहीं। ऐसा निठल्ला अधिकारी आयुक्त लातूर के इतिहास में कहीं नहीं मिले। और ये लड़ाई हमारी संवैधानिक तरीके से जारी है। और आने वाले दिनों में अगर ये महानगर पालिका नहीं सुनती तो हमारे लिए दूसरा कोई ये नहीं, यहाँ के हम विधायकों से मिलने वाले हैं। 24 तारीख 25 तारीख को यहाँ के जो पालक मंत्री है शिवेंद्र महाराज, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों में से। तो हम ये जनता के स्वरूप में हम उनको भी मिलकर के निवेदन देंगे, इस संदर्भ में जानकारी अवगत कराएंगे, विधायकों से मिलेंगे। यहाँ के खासदार तो मालूम नहीं कहाँ है, तो उन्हें इस चीज से कुछ है या नहीं है मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन यहाँ के खासदार सबको मिलेंगे, विधायक को मिलेंगे, सत्ता पक्ष के लोगों को मिलेंगे, विपक्ष के लोगों को मिलेंगे, सबको मिलेंगे। क्योंकि ये मसला किसी जात धर्म पंथ का नहीं, ये पेट की लड़ाई है, ये रोजगार की लड़ाई है। और हमें अच्छा लातूर को हम बोल रहे हैं ना, खूबसूरत लातूर बनाने की बात कर रहे हैं। मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, तुम्हारा हैदराबाद, सोलापुर, यहाँ पर पथ विक्रेताओं को, हॉकर्स को बुलाया जाता है कारोबार करने के लिए, ये जगह दी जाती है। उस तरीके से वो गोलाई बनाओ ना। एशिया में ऐसी गोलाई जैसी सुंदर गोलाई नहीं है, इतनी खूबसूरत गोलाई, इसको कैसा बनाना चाहिए? मुंबई जाते हैं ना, पाउडर लिपस्टिक लगा के मतलब घूमते हैं वगैरह, जाते हैं ना, देखते हैं ना, 3 टर्म में बिजनेस होता है। मुंबई में एक जगह पर 3 टर्म में बिजनेस होता है। सुबह 7 बजे आता है बड़ा पाव वाला, वो पोहे वाला 11 बजे तक कारोबार करता है। महानगर पालिका का आदमी आता है, पर्ची देके 50 रुपए 100 रुपए जो भी है टैक्स लेता है, जाता है। 11 बजे दूसरा आता है, कोई तो कमर का पट्टा, नाक में का, इसका उसका वो बनाता है, वो
कम से कम 11 बजे से या 4 बजे तक एक ही जगह की बात कर रहा हूँ, एक ही जगह पे ये बिजनेस होते हैं। वहां से फिर महापालिका का आदमी आता है, वो टैक्स लेता है, चला जाता है। शाम में 4 बजे से लेकर रात में 10-11 बजे तक दूसरा कारोबार करने वो उसी जगह पे आता है। वो पट्टा बेचता है, वो गॉगल बेचता है, कुछ तो बेचता है, टोपी बेचता है, ये सब चलता है। 3 टर्म में एक जगह से वसूली होती है, पुणे से सिर्फ एक जगह की वसूली करते हो। तुम्हारे पास महानगर पालिका के पास कचरा उठाने वाले लोगों का पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं। अगर इस माध्यम से हमने बोला ना भाई, अगर शंघाई सपना था हमारे लातूर के कुछ नेताओं का, शंघाई बनाने का उनके प्रयास कर रहे थे, उसी तरीके की शंघाई तुम गोले में बना के दे सकते हो, कारोबार का हब बना कर दे सकते हो। लेकिन ये मानसिकता उनकी नहीं है। मानसिकता जब बोले ना चुनाव है महापालिका में, आने वाले दिनों में हम देखेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों के सामने एक प्रस्ताव रख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अगर इसमें से हमारा समाधान नहीं निकलता तो हमें कुछ और तरीके अपनाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। और यहाँ के गोलाई का जो अहम मसला है, तकरीबन 1000 के आसपास हॉकर्स या गाड़े वाले हैं। उनके कारोबार के सिलसिले में या गोलाई में उन्हें दोबारा बसाने के सिलसिले में या उनके पुनर्विसन के मामले में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें और देखते रहिए ऐलान न्यूज़ लाइव। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर आपका हौसला।